ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं i24 न्यूज इंग्लिश से तेल अवीव में लाइव हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि शांति वार्ताओं की ये एक सकारात्मक शुरुआत है जिसकी कल्पना मध्य पूर्व के कई लोगों ने कभी नहीं की थी। वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक 2 घंटे की बैठक हुई। ये पड़ोसी मध्य पूर्वी देश 50 वर्षों में पहली बार सीधे बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका में इजरायली राजदूत येचिएल लाइटर और अमेरिका में लेबनानी राजदूत नादा खनादे वॉशिंगटन डीसी के स्टेट डिपार्टमेंट में मिले, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रभाव को स्थायी रूप से समाप्त करने का ऐतिहासिक अवसर बताया। इजराइल के राजदूत येचिएल लाइटर बैठक के बाद उत्साहित नजर आए और कहा कि दोनों देश एक ही सोच पर हैं। उन्होंने दोहराया कि इजरायली नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुनिए। आज हमने पाया कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। यही इस बैठक की सबसे सकारात्मक बात है। हम दोनों लेबनान को ईरान के प्रभुत्व वाले कब्जाधारी समूह, जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है, से मुक्त कराने के लिए एकजुट हैं। लेबनान उनके कब्जे में है और हम उनकी लगातार मिसाइलों की बमबारी और सीमा पार करने की कोशिश करने वाले आतंकवादी हमलों से पीड़ित हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की। सबसे अहम थी दीर्घकालिक दृष्टि, जहां हमारे देशों के बीच एक स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा होगी और जहां हमें एक दूसरे की सीमा पार करने की एकमात्र वजह व्यापारिक सूट पहनकर व्यापार करना या स्विमिंग सूट पहनकर छुट्टियां मनाने जाना होगी। ताजा जानकारी के लिए चलिए वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम के पास चलते हैं, जो वॉशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो माइक, दशकों बाद इजराइल और लेबनान पहली बार बातचीत कर रहे हैं। हिजबुल्लाह चाहता था कि लेबनान शामिल ना हो, फिर भी वहां के राजदूत मौजूद थे। ये दृश्य बेहद प्रभावशाली था। वहां राजदूत अपने झंडों के साथ थे। संयुक्त बयान आ चुका है। ये अच्छी शुरुआत है। ताजा जानकारी क्या है, आप क्या बता सकती हैं? बिजनेस सूट और स्विमिंग सूट आईडीएफ की वर्दियों से तो बेहतर है। राजदूत येचिएल लाइटर ने वहां जो दृश्य पेश किया वह कमाल था। और वैसे आज बैठक शुरू होने से पहले जो फोटो ली गई थी उसमें इजरायली और लेबनानी राजदूतों के बीच एक व्यक्ति होना था। आखिर में उन्होंने व्यवस्था बदल दी। वे दोनों साथ साथ खड़े थे, जैसे बैठक के लिए माहौल बना रहे हों और उसे आगे कैसे बढ़ाना है इसका संकेत दे रहे हों। हाँ, थोड़ी देर पहले एक संयुक्त बयान भी जारी हुआ। मैं कुछ मुख्य बिंदु पढ़कर सुनाऊंगा। ये अमेरिका, इजराइल और लेबनान का संयुक्त बयान है। अमेरिका ने दोनों देशों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी और लेबनान में ईरान के अत्यधिक प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। अत्यधिक प्रभाव। एक उदाहरण, अमेरिका ने यह पुष्टि की कि कोई भी बातचीत मूल रूप से अमेरिकी आधार पर ही की जानी चाहिए। हम इस पर थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे। इजरायली पक्ष ने समर्थन व्यक्त किया, बल्कि लेबनान सरकार के साथ मिलकर यहां बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिबद्धता, जिसमें दोनों देशों के लोगों के लिए सुरक्षा और एक स्थायी शांति शामिल है, जो क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करेगी। बयान का लेबनानी हिस्सा थोड़ा सा ठंडा था। यह शायद उनके घरेलू समर्थकों के लिए हो सकता है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को लागू करने की तत्काल आवश्यकता को दोहराया है जो हिजबुल्लाह को निरस्त करने के लिए है और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को रेखांकित किया है। लेबनानी पक्ष की भाषा थोड़ी ज्यादा कूटनीतिक थी, लेकिन कुल मिलाकर बयान के अनुसार सभी पक्ष आपसी सहमति से तय समय और स्थान पर सीधे वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए हैं। तो उस बयान के सभी बिंदुओं से, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि आज की बैठक से निश्चित रूप से प्रगति हो रही है। कोई ठोस जवाब नहीं, और मैंने पूछा भी, लेकिन इजरायली पक्ष से कोई ठोस जवाब नहीं मिला कि लेबनानियों ने ऐसा क्या प्रस्तावित किया जिससे उन्हें लगे कि हिजबुल्लाह आखिरकार निरस्त हो जाएगा। लेकिन आज की शुरुआत निश्चित रूप से अच्छी लग रही है। ये निश्चित रूप से प्रक्रिया की एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत की तरह लगती है। माइक, आप वहां थे जब बैठक खत्म हुई और आपको अमेरिका में इजरायली राजदूत येचिएल लाइटर से बात करने का मौका मिला। उनके पास इस ऐतिहासिक वार्ता या बातचीत में कौन शामिल है और कौन नहीं, इस बारे में कुछ बहुत ही मजबूत संदेश थे। हमें और बताइए।
हाँ, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अपनी कार की ओर जाते हुए कहा। उनसे पूछा गया कि इन वार्ताओं पर राष्ट्रपति ट्रंप का कितना प्रभाव है और वह कितना महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा है। ट्रंप का शामिल होना वाकई बड़ी बात है। इसी दौरान मैंने उनसे उस देश फ्रांस के बारे में पूछा जो आज अपनी गैर मौजूदगी के कारण खास तौर पर ध्यान खींच रहा था। ध्यान दें, फ्रांस ने लेबनान में ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवादी शक्ति और बाद में पर्यवेक्षक व संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लेबनानी हितों के संरक्षक की भूमिका निभाई है। आज की इस खास बैठक में फ्रांस कहीं नजर नहीं आया। मैंने राजदूत लाइटर से पूछा कि क्या ये इजरायली प्रयास की वजह से था, और उन्होंने अपने जवाब में ये बात बिल्कुल साफ कर दी। ये चियल लाइटर आज लेबनानी लोगों से मुलाकात के बाद। मुझे उम्मीद है कि हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि फ्रांसीसी इन वार्ताओं के पास भी हों। हम चाहते हैं कि फ्रांसीसी हर चीज से, खासकर शांति वार्ताओं से, जितना दूर हो सके रहें। उनकी जरूरत नहीं है। वे कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, खासकर लेबनान में तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, वो अपनी बात बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। माइक, इस बैठक के केंद्र में विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। आपने इसका जिक्र पहले ही किया है, लेकिन हमें और विस्तार से बताइए कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका क्या भूमिका निभा रहा है। मुझे लगता है कि आज की बैठक में विदेश मंत्री की सीधी भागीदारी बेहद जरूरी थी। हमें इसका अंतिम जवाब कल नहीं मिला था जब हमने पहली बार पूछा था, क्योंकि बैठक दोपहर में होने वाली थी और सचिव रूबियो के पास उस समय अन्य काम थे। उन्होंने इसे दिन में पहले कर दिया, शायद ताकि सचिव रूबियो को उसमें शामिल होने और फिर जाने का मौका मिल सके। लेकिन जाहिर है इस मामले में एक अलग नजरिए की जरूरत है और खास तौर पर इस ट्रैक के लिए अलग नेतृत्व की जरूरत है। सच कहूं तो पिछले एक साल में ये मामला विदेश विभाग के कई लोगों के पास गया है। मॉर्गन ओर्टेगस कुछ समय मध्य पूर्व के लिए उप विशेष दूत रहीं। फिर ये जिम्मा टॉम बेरिक को मिला, जिनकी तुर्की, सीरिया और अब इराक में भी भूमिकाएं हैं। और ये उन पोर्टफोलियोज में से एक था जिसे वास्तव में किसी ने भी अपने पास नहीं रखा और न ही किसी कारणवश संभाला। ये तथ्य कि आज विदेश मंत्री ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया और इसका नियंत्रण अपने हाथ में लिया, ये इस बात का बहुत अच्छा संकेत है कि अमेरिकी पक्ष इसे कितना महत्वपूर्ण मानता है। आप जानते हैं, इसे ठीक तरह से संभालने और उचित ध्यान देने की जरूरत है। आज के संयुक्त बयान में मुझे लगता है कि यह भी उल्लेखनीय था। इसमें कहा गया कि अमेरिका ने यह पुष्टि की है कि किसी भी संघर्ष विराम समझौते पर दोनों सरकारों के बीच ही सहमति होनी चाहिए और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही मध्यस्थता करनी चाहिए, न कि किसी अलग रास्ते से। इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेना जरूरी है ताकि आगे इसका समाधान हो सके। ये बहुत कुछ कहता है। वाकई माइक, इसी बात पर क्या और कोई बैठकें निर्धारित की गई हैं? आगे क्या है, क्या होने वाला है? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाते समय येचल लाइटर ने बताया कि अगले हफ्तों में बैठकें तय हैं और संयुक्त बयान में भी आपसी सहमति से तय समय और स्थान पर बातचीत का जिक्र किया गया था। लेबनानी राजदूत अहमदे ने भी इसके बाद दिए गए एक संक्षिप्त बयान में इसका जिक्र किया कि आगे बातचीत होगी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि वे कब होंगी। फिर भी सब कुछ संदर्भ में देखना जरूरी है। ये अपने आप में काफी असाधारण बात है कि आज ये बातचीत हुई, क्योंकि दशकों से इजराइल और लेबनान ने इतने उच्च स्तर पर, यहाँ तक कि राजदूत स्तर पर भी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है। तो ये तथ्य कि यहाँ हर कोई न सिर्फ तैयार है बल्कि आगे की बातचीत के लिए उत्सुक भी दिख रहा है, ये काफी उल्लेखनीय है और उम्मीद है कि आने वाले समय के लिए ये एक अच्छा संकेत है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में दौर बदल रहा है। वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइम, धन्यवाद। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग से लाइव। धन्यवाद माइक। और अब इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर और जानकारी के लिए यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जोनाथन एलखारी का स्वागत कर रहे हैं, जो लेबनानी इजरायली संबंधों के विशेषज्ञ हैं और इस समय हमारे साथ हाइफा से जुड़ रहे हैं। जोनाथन, आपको देखकर अच्छा लगा और इतनी सकारात्मक खबरों के साथ ये कितना सुखद है कि अमेरिका में लेबनान के राजदूत को अमेरिका में इजराइल के राजदूत और मार्को रूबियो विदेश मंत्री के साथ बैठे हुए देखना। उनके पीछे उनके झंडे लगे हुए हैं। आपकी इस पल के बारे में क्या राय है कि इतनी लंबी अवधि के बाद भी ये बैठक आखिरकार हुई? हाँ, ये ऐतिहासिक शाम शानदार है बेनेता। मैं बहुत उत्साहित हूँ।
और मुझे याद है कि मैंने इजरायली राजदूत और लेबनानी राजदूत की तस्वीरें देखी थीं जो मार्को रूबियो और अमेरिका के अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ लेबनान में अमेरिकी राजदूत के साथ खड़े थे। और आप जानते हैं, इसका गवाह बनकर मैं तुरंत ही रोमांचित हो गया। ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरे जैसे कई लेबनानी और कई इजरायली कभी नहीं सोच सकते थे कि ये कभी होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की वजह से। और आखिरकार हम इस अविश्वसनीय पल को देख रहे हैं जो उम्मीद है कि भविष्य में और भी ज्यादा सफल बैठकों के रूप में जारी रहेगा। जैसा कि राजदूत लाइटनर ने कहा, लेबनान और इजराइल के बीच सीमा तय करने के लिए लेबनानी सरकार के साथ काम करना और यह सुनिश्चित करना कि हिजबुल्लाह इजरायलियों और लेबनानियों के लिए खतरा ना बने। ये वो पल है जिसका कई लेबनानी लोग इंतजार कर रहे थे। जिनसे मैं बात करता हूँ वे लोग जो ऑनलाइन भी बहुत मुखर हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो डर लेबनानी जनता पर हावी था वो पूरी तरह से टूट चुका है। और अब ये टैबू जिसे हिजबुल्लाह ने पिछले 40 से अधिक वर्षों से इस ऐतिहासिक मुलाकात को रोकने के लिए बनाए रखा था, आज या आज रात जैसा कि हम अमेरिका में कहते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ये इजरायलियों के लिए भी लेबनानी लोगों से मिलना टैबू था। और अब आखिरकार लेबनानी सरकार ने खुद को तैयार किया है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी आते हैं। उनमें से एक, और मुझे पता है कि यहूदी लोगों ने अभी हाल ही में पासओवर मनाया है। सेडर में आप एक सवाल पूछते हैं, ये रात बाकी रातों से कैसे अलग है? तो ये बैठक किस तरह अलग है? उदाहरण के लिए उस बैठक से जो मई 1983 में हुई थी, जब हमने लगभग 17 मई 1983 को लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर ही लिए थे। आखिरी क्षण में लेबनान के राष्ट्रपति ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। दुर्भाग्यवश आज हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान समाज और राजनीति में और गहराई से शामिल हो चुका है और देश को अपनी शर्तों पर चला रहा है। तो आज की इस बैठक के साथ ऐसा लगता है कि लेबनान अपने फैसले अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ खुद ले रहा है। ये लेबनान के इतिहास की सबसे अहम रातों में से एक है और इतनी महत्वपूर्ण कि हिजबुल्लाह नहीं चाहता था कि लेबनान इन चर्चाओं में हिस्सा ले, लेकिन जोसेफ ऑन ने ये सुनिश्चित किया कि राजदूत वाकई वहां मौजूद हों। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है और निश्चित रूप से अच्छा संकेत देता है। लेकिन आपने पहले ही इसका जिक्र किया, हिजबुल्लाह के खतरे के मुद्दे का, और ये सवाल उठता है, वास्तव में कौन इस आतंकी समूह को निरस्त कर पाएगा? आप हमें क्या बता सकती हैं? आपके क्या विचार हैं? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप कहें, आखिरकार जैसा कि हमने इजरायली अधिकारियों से भी सुना, इजराइल अकेले अपनी सैन्य ताकत से, सिर्फ हवाई हमलों से हिजबुल्लाह को पूरी तरह 100% निरस्त या ख़त्म नहीं कर सकता। तो आपको ज़मीनी बल चाहिए होंगे और साथ ही लितानी नदी या जहरानी नदी के इन बिंदुओं तक जो लेबनान के दक्षिण में हैं। सवाल ये है, अगर आप इजरायलियों को वहाँ एक बैरियर लगाने के लिए कहें तो क्या इससे हिजबुल्लाह की समस्या हल हो जाएगी? और इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने खुद को लेबनान की घाटी में भी स्थापित किया है, बैरूत में भी और उत्तरी लेबनान में भी, जहां हम देख रहे हैं कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। तो आखिरकार ये लेबनान सरकार को ही करना होगा, और ऐसा करने के लिए, लेबनान सरकार पर भरोसा करने के लिए मेरा मानना है कि जिस तरह से इजराइल मुख्य रूप से दक्षिण लेबनान में सैन्य अभियान चला रहा है, उसके साथ साथ इसमें कूटनीतिक भागीदारी भी होना चाहिए। इसीलिए मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार, माफ़ कीजिए, मेरा मानना है कि ये लेबनान का भी साझा हित है कि हिजबुल्लाह से छुटकारा पाया जाए। इसे हासिल करने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। और मेरा मानना है कि हमें 27 नवंबर 2024 को घोषित की गई उसी युद्ध विराम पर वापस नहीं जाना चाहिए जिसमें सिर्फ लेबनानी पक्ष को क्षेत्र पर 100% नियंत्रण दे दिया गया था। लेकिन इस बार मेरी राय में ये लेबनानी सेना और आईडीएफ के बीच साझा सहयोग होना चाहिए, और शायद अन्य अंतर्राष्ट्रीय बल भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार लेबनानी सेना खुद ही हिजबुल्लाह को 100% खत्म करने में सक्षम नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि दशकों से इसे पर्याप्त फंड नहीं मिला, उनके पास मानव संसाधन की भी कमी है जिससे वे ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही दूसरी बात यह है कि आपके पास अनुभव भी होना चाहिए।
लेबनानी सेना ने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। उनकी क्षमताएं हिजबुल्लाह जैसी नहीं हैं, जिसमें असद शासन के साथ मिलकर सीरिया में 5 लाख से ज़्यादा सीरियाइयों का कत्लेआम किया। उन्होंने इराक में अपने ही प्रतिरोधी समूहों के समर्थन में लड़ाई की। उन्होंने यमन में भी लड़ाई की। हिजबुल्लाह एक प्रशिक्षित सैन्य संगठन है, जबकि लेबनानी सेना वैसी नहीं है। तो इसी वजह से उन्हें जानकारी, खुफिया जानकारी और उपकरणों में भी सहायता की ज़रूरत होगी। और मैंने अमेरिका की तरफ से लेबनानी सेना को ये फंडिंग और सहायता दिलाने में मदद करने की काफ़ी रुचि सुनी है। लेकिन आखिरकार मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह को 100% ख़त्म करने के लिए ये लेबनान और इजराइल के बीच एक साझा अभियान होना चाहिए। खैर, ये निश्चित रूप से लगता है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह एक अच्छा कदम रहा है। हम जाहिर तौर पर देखना चाहेंगे कि आगे सब कुछ कैसे होता है। सिर्फ इजरायली राजदूत को अमेरिका में बिजनेस सूट और स्विमिंग सूट की बातें सुनना और ये सोचना कि आगे चलकर इजरायली लोग लेबनान और लेबनानी नागरिक इजराइल व्यापार व घूमने जा सकते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद क्षेत्र के कई लोग कर रहे हैं। जॉनथन एलकारी, आपके विचारों के लिए धन्यवाद। हाइफा से लाइव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेनिता। आप जरूर करेंगे। इसी बीच जमीन पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई हमले किए हैं, जिससे वॉशिंगटन में इजरायली और लेबनानी राजदूतों के बीच हो रही बातचीत पर उसका रुख साफ हो गया है। आतंकी समूह ने कहा है कि उसने हाल ही के घंटों में उत्तर के कई हिस्सों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह आतंकवादियों के साथ रात भर चली झड़प में 10 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। सेना ने कहा है कि उसने कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, जिनमें एंटी टैंक लॉन्च पोजीशन और हथियारों के गोदाम शामिल हैं। संवाददाता बालिक शद्दीन उत्तरी इजराइल में हैं और उन्होंने ये अपडेट भेजा है। आज सुबह से हिजबुल्लाह द्वारा ऊपरी गलील और पश्चिमी गलील की ओर लगातार हमले किए जा रहे हैं। साथ ही कारमियल शहर को निशाना बनाकर रॉकेटों की बौछार की गई, लेकिन कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ। और एक घटना में ड्रोन नाहरिया में गिरा, जो पश्चिमी गलील के सबसे बड़े शहरों में से एक है, लेकिन इससे कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। लेकिन यह निश्चित रूप से इस बात पर जोर देता है कि हिजबुल्लाह द्वारा हर दिन किए जा रहे इन ड्रोन हमलों का कितना बड़ा ख़तरा है। और कल आईडीएफ के अनुसार उन्होंने इन ड्रोनों का इस्तेमाल 30 से भी ज़्यादा बार किया। दूसरी ओर इजरायली वायुसेना के हवाई हमले जारी हैं और आज लेबनान के दक्षिण में अचिड गांव को निशाना बनाया गया। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह उस इलाके से हमले करने की योजना बना रहा था, वही इलाका जहां से पिछले कुछ हफ्तों में 130 से ज़्यादा रॉकेटों की बौछारें दागे गए थे। पर आज इस इलाके को भी निशाना बनाया गया है और दक्षिण के अन्य इलाकों को भी इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया है। मगर ज़मीन पर जो हो रहा है वो ज़्यादा अहम है। बिंतिसबेल गांव या कस्बे की घेराबंदी जो इजरायली सीमा से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। हम देखते हैं कि आज आईडीएफ ने घोषणा की है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स के साथ मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप उसके 10 सैनिक घायल हो गए हैं। दूसरी ओर उसके कुछ घंटे बाद सैनिकों ने उन ऑपरेटिव्स से निपटा जिन्होंने उन सैनिकों को निशाना बनाया था और सैनिकों ने उन्हें मार गिराया। बाद में आईडीएफ ने कहा कि कुछ ऑपरेटिव्स ने इजरायली सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया और उन्हें पूछताछ के लिए इजरायली क्षेत्र ले जाया गया। ये पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स पकड़े गए और इजरायली क्षेत्र लाए गए हैं। रोका रिपोर्ट्स के अनुसार बिंतिसबिल में लड़ाई जारी है और ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने के लिए अभी और दिनों की आवश्यकता होगी। आखिरकार यही इजराइल की रणनीति है कि वो उन गांवों और कस्बों पर नियंत्रण करे जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स करते हैं। रॉकेट और ड्रोन से इजरायली उत्तरी समुदायों की ओर फायर करना, उन्हें उत्तर की ओर लाताना, नदी की तरफ धकेलना ताकि वे उन कम दूरी के रॉकेट को फायर न कर सकें। और आखिरकार यही तो रणनीति है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब हम कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में इजरायली अधिकारियों और लेबनानी अधिकारियों के बीच एक ऐतिहासिक बैठक हो रही है। हिजबुल्लाह इससे खुश नहीं है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने कल कहा कि लेबनानी सरकार को इन वार्ताओं को रोक देना चाहिए क्योंकि ये कहीं नहीं जाएंगी। लेबनानी सरकार से कहा गया है कि वो हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो।
अब तक हम देख रहे हैं कि इजराइल अपने हमलों को जारी रखे हुए हैं और दूसरी ओर इस समस्या के लिए एक राजनयिक समाधान की संभावना भी खोल रहा है। लेकिन हर समाधान में हिजबुल्लाह के ढांचे और हथियारों को हटाना ज़रूरी है, ये निश्चित है। यही असली चुनौती है आरडीएफ और लेबनान सरकार दोनों के लिए। संवाददाता बालेक स्लैटन उत्तरी इजराइल से उस अपडेट के साथ। धन्यवाद बालेक। और जानकारी के लिए सुरक्षा विश्लेषक याकोव लेपिन द लैपिन असेसमेंट पॉडकास्ट के होस्ट हमारे स्टूडियो में हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टमैन, आपका धन्यवाद। अब तस्वीर साफ करते हैं। एक तरफ डीसी में ये ऐतिहासिक बैठक हो रही है। भले ही ये छोटे छोटे कदम हैं, फिर भी इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए ये काफी प्रगति है। और वही जमीन पर हिजबुल्लाह अब भी उत्तरी इलाकों पर हमले कर रहा है। ओवन, आपके विचार। सबसे पहले बैठक की बात करें तो बेरिता, जब हम येचेल लाइटर के बयान को देखते हैं जिसे हमने लाइव दिखाया था और माइक वागनहाइम वहां है, लेबनान के राजदूत ने लेबनानी टेलीविजन को जो बयान दिया उसमें सद्भावना साफ दिखती है, लेकिन आप उसमें जोर देने का अंतर भी देख सकते हैं। लेबनान पक्ष और उनकी सोच को समझा जा सकता है युद्ध विराम को प्राथमिकता दे रहा है, नागरिक और मानवीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि इजराइल प्राथमिकता दे रहा है और शायद ज्यादा सार्वजनिक और मुखर तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म करने पर जोर दे रहा है। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि आगे चलकर कारोबारी लोग और सैलानी सीमा के आर पार दोनों दिशाओं में आ जा सके, दीर्घकालिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, दोनों पक्ष फिर से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग इसमें शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी किया गया बयान विभिन्न पक्षों के रुख को एक साथ लाता है ताकि हम समझ सके कि रूपरेखा क्या है और सीमाएं क्या है। और ऐसा लगता है कि यह एक सकारात्मक बैठक थी और दोनों देशों को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक घटना थी। हम हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में लेबनान के साथ एक ही पक्ष में हैं। ये शब्द याकोव इजरायली राजदूत से अपने आप में इतने समय बाद असाधारण है। ये असाधारण है। और आप जानते हैं, जब आप लेबनान सरकार के अधिकारियों के बयानों को सुनते हैं, यहां तक कि इस बैठक से पहले और यहां तक कि इस युद्ध से पहले भी ये स्पष्ट हो गया है कि यही लेबनान सरकार की स्थिति है। ये लेबनानी सरकार अपने देश पर हिजबुल्लाह ईरानी की पकड़ का अंत चाहती है। वे इस्लामी क्रांति का एक प्रांत नहीं बनना चाहते। वे नहीं चाहते कि उनका देश एक ऐसे निरर्थक मकसद के लिए जिससे वे सहमत नहीं हैं जिहादी युद्ध में घसीटा जाए। वे इससे तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। और असली सवाल ये है, वे हिजबुल्लाह के प्रभाव से किस हद तक छुटकारा पा सकते हैं। पर हमारे पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ये साफ है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो वे कल ही कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब वे इन वार्ताओं में गए तो इस तथ्य को नजरअंदाज करना असंभव था कि उन पर एक साया मंडरा रहा था। ये दृश्य जितने भी शानदार हों, उन पर जो साया है वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह शारीरिक रूप से गायब नहीं होने वाला, लेकिन वो कमजोर हो रहा है। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। बलील के प्रसारण के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इसकी मौजूदगी लगातार कमजोर हो रही है और इसे पीछे धकेला जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि व्यवहारिक परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। हमने पिछले घंटे में बयानों की अहमियत पर चर्चा की थी और मैं उन्हें हल्के में नहीं लेता। मेरे अनुसार लेबनानी सरकार की पहली परीक्षा है कि क्या वो अपनी ही राजधानी बेरूत में अपनी संप्रभुता लागू कर सकती है। मुझे लगता है कि यही पहला परीक्षण है जो हम लेबनानी सरकार के सामने रख सकते हैं। बेरूत में डाकिया नामक एक इलाका है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। अब उन्होंने वहां बख्तरबंद वाहन भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। इस इलाके पर इजराइल ने भारी हमले किए, जब तक कि अमेरिका ने ईरान से बातचीत के तहत इजराइल से हमले कम करने को कहा। क्या लेबनान सरकार बेरूत में संप्रभुता लागू कर सकती है, जहां हिजबुल्लाह शहर के अलग अलग इलाकों, खासकर दक्षिणी हिस्सों को हमलों के प्रक्षेपण स्थलों और आतंक के अड्डों की तरह इस्तेमाल करता है? अगर वे ऐसा कर पाएं तो यही पहली परीक्षा होगी। लेकिन यही लेबनान में असली गृह युद्ध का पहला खतरा भी है, इसलिए हमें उस खतरे के प्रति सतर्क रहना होगा। लेबनान सरकार ठीक ही यही जोखिम उठा रही है क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, वरना देश खो देंगे। तो ये बयान बहुत सकारात्मक है, बहुत उत्साहजनक है। हमें इससे प्रोत्साहित होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि लेबनान को अंदरूनी तौर पर एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। सज्जनों, अभी हमारे साथ बने रहें। एक बहुत छोटा ब्रेक। जब हम लौटेंगे तो इजराइल की जासूसी एजेंसी के प्रमुख का एक स्पष्ट संदेश मिलेगा। हम ईरान में मोसाद के मिशन और इसके शासन पर असर पर नजर डालेंगे। कवरेज जारी है, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में वापस आते हैं, तही मचाइए।
ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हैमिल्टन हूं। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी के प्रमुख का स्पष्ट संदेश। मोसाद निदेशक डेविड बार्नी का कहना है कि ईरान में मिशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वहां की सत्ता गिर नहीं जाती। इजराइल की जासूसी एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि इजरायली एजेंट तेहरान के केंद्र में काम कर रहे थे और उन्होंने चेतावनी दी है कि ये अभियान अभी भी जारी है। सुनिए। 40 दिन की जबरदस्त लड़ाई ने अहम उपलब्धियां दिलाईं। खास बात यह रही कि दुश्मन के इजराइल राज्य के विनाश के लक्ष्य को झटका लगा। मुसाद ने फिर तेहरान के केंद्र में ऑपरेशन किया। हमने वायुसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाई और इजरायली नागरिकों के लिए खतरा बनी मिसाइलों को निशाना बनाया। लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने ये नहीं सोचा था कि ये मिशन लड़ाई खत्म होते ही पूरा हो जाएगा। हमने पहले से ही अनुमान लगाया था कि तेहरान पर हमलों के खत्म होने के बाद भी हमारा अभियान जारी रहेगा और हमने इसके लिए तैयारी की थी। हमारी प्रतिबद्धता तभी पूरी होगी जब इस कट्टरपंथी शासन की जगह कोई और शासन आ जाएगा। ये शासन जो हमारा विनाश चाहता है अब इस दुनिया से जाना चाहिए। ये हमारा मिशन है और हम किसी भी अस्तित्वगत खतरे के सामने चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी लागू करने के लिए कितनी जनशक्ति चाहिए? खैर, 10,000 से अधिक अमेरिकी नाविक, मरीन और वायुसेना के जवान, साथ ही 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत और दर्जनों विमान ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को रोकने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। सेंटरपॉल का कहना है कि पहले 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी को पार नहीं कर सका। ये सब कुछ जाहिर है उस सप्ताहांत पाकिस्तान में हुई अमेरिका ईरान वार्ता के विफल होने के बाद हो रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि दोनों पक्ष 2 दिन बाद फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं। जो ब्राउन के पास पूरी जानकारी है। नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। होर्मुज जलडमरू मध्य की ईरानी नाकाबंदी, जो युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई है, के जवाब में लगभग 15 सैन्य जहाजों ने ईरानी बंदरगाहों को घेर कर कहा कि वे इस जलमार्ग से कुछ भी नहीं गुजरने देंगे। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिकी नौसेना उनके जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने से रोकती है तो वे इसका जवाबी हमला करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 5 सप्ताह की अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरानियों के पास ऐसा करने की सैन्य नौसैनिक क्षमता नहीं है। उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो हाल ही में इस्लामाबाद में ईरानियों से मिलकर लौटे हैं, ने इसे आंख के बदले आंख कहा। उन्होंने मूल रूप से हर उस जहाज को धमकी दी है जो होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहा है। खैर, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिखाया, ये खेल दोनों तरफ से खेला जा सकता है। अगर ईरान आर्थिक आतंकवाद करेगा तो हम ये सिद्धांत अपनाएंगे कि कोई भी ईरानी जहाज बाहर नहीं जा सकेगा। ईरान के खाड़ी सागर के पास 8 मुख्य बंदरगाह हैं। सबसे बड़ा बंदर अब्बास है, जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर है, जहां से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से जुड़े 4 जहाज, जिनमें प्रतिबंधित चीनी टैंकर रिच स्टारी भी है, कथित तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य से बिना पता चले गुजर चुके हैं। संभावना है कि वे जीपीएस स्पूफिंग से पकड़े नहीं गए। इस्लामाबाद में शनिवार को बातचीत बिना समझौते के खत्म हुई। रॉयटर्स के अनुसार दूसरा दौर इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह शुरू हो सकता है। क्या इससे कुछ हासिल होगा? वैंस के अनुसार ये ईरान पर निर्भर करता है। आर्थिक रूप से ईरान को सामान्य देश बनने के लिए परमाणु हथियार की कोशिश और आतंकवाद छोड़ना होगा, तभी वो सामान्य देश बन सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ा समझौता किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगला कदम उठाना ईरानियों पर निर्भर करता है। अगर ये वार्ताएं असफल रहीं तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा और दोनों तरफ से स्थिति और उग्र होने की आशंका है। अधिक जानकारी के लिए सुरक्षा विश्लेषक याकूब लेपन और वरिष्ठ संवाददाता ओवन आल्टमैन स्टूडियो में हैं। तो ओवन, ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के संकेतों के अनुसार ये वार्ताएं 2 दिनों में पाकिस्तान में फिर से शुरू हो सकती हैं। इस बार क्या अलग होगा? मुझे लगता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति को समझते हैं। ये तथ्य कि वे बातचीत जारी रख रहे हैं, ये दिखाता है कि दोनों पक्षों की इसमें रुचि है, कम से कम दिखावे के लिए ही सही कि वे समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह आंतरिक कारणों के लिए हो या बाहरी कारणों के लिए। शायद ईरानी लोग चीन, अमेरिका और उसके अधीर सहयोगियों को प्रभावित करना चाहते हैं। और फिर से दोनों देशों के भीतर जनमत की बात करें तो खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक लोकतंत्र में काम कर रहे हैं और किसी न किसी स्तर पर खुद या अपनी पार्टी के माध्यम से जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, उन्होंने 2 हफ्ते के युद्ध विराम का सुझाव दिया था। यह बातचीत उसी के बीच हो रही है।
पहली बातचीत के बाद हुए नाटक और कथित गतिरोध के बावजूद दोनों पक्षों बेनीना ने फिर से बातचीत का मौका छोड़ा था। इसलिए यह दोबारा होना हैरानी की बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इसे पाकिस्तान में चाहते हैं और उन्हें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल पसंद है। इस बीच याकूब हमें बताइए कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हो रही घटनाओं का इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तेहरान पर निश्चित रूप से बहुत दबाव है। ये जबरदस्त दबाव का साधन है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है जो पहले ही युद्ध से तबाह हो चुकी है और युद्ध से पहले भी जो अर्थव्यवस्था बुरी हालत में थी। तो इन सब को मिलाकर देखें तो ये मूल रूप से इस्लामी गणराज्य के शासन के लिए अस्तित्व का खतरा है। ध्यान दें, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इतनी जनशक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है कि वो ये नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रख सकता है। ईरानी इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं, यही उनका उद्देश्य है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। याद रखें कि हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ईरान ने मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को मात दे दी है होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करके, और अब कोई गेम प्लान नहीं है। और नहीं, सेंटकॉम स्थिति की योजना वर्षों से बना रहा था और अब हम उस योजना का परिणाम देख रहे हैं। सेंटकॉम ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर लिया है। ईरानियों के पास हवाई संसाधन नहीं है कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य में क्या हो रहा है देख सकें। इसके लिए समुद्री स्थिति की पूरी जानकारी चाहिए। आपको मुख्य रूप से विमान और उपग्रहों की जरूरत होती है जो होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर काम कर रहे हों, ताकि आप देख सकें कि जहाज कहां है अगर आप उन्हें निशाना बनाना भी चाहें। ईरानियों के पास ये भी नहीं है, जबकि अमेरिकियों के पास बहुत है। तो आखिरकार हम देख रहे हैं कि वो कार्ड, वो दबदबा जो ईरानियों को लगता था कि उनके पास है, उनसे छिनता जा रहा है। अब उनके पास क्या बचा है? ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा मिसाइलें भी नहीं। उनके पास अब मिसाइल लॉन्च क्षमता के कुछ अवशेष हैं, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है, सिर्फ एक परछाई है। आप जानते हैं, उनकी ज्यादातर सैन्य क्षमताओं पर हमला हुआ है और बहुत जोरदार हमला हुआ है। तो अब उनके पास विकल्प भी खत्म होते जा रहे हैं और यही वजह है कि हम उन्हें बातचीत की मेज पर देख रहे हैं, जहां वे खुद को इस शिकंजे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, जैसा कि आंखों कह रहे थे, बेस ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। सवाल यह था कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में इसे लागू कर सकता है और इसे अंजाम दे सकता है। हमारे पास उपलब्ध सभी जानकारी के अनुसार अब नाकाबंदी के एक दिन से भी अधिक समय बाद वो परीक्षा पास हो चुकी है। आगे कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। स्ट्रिपिंग एक जटिल काम। इनमें से कुछ जहाज शायद ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कहां रहे होंगे। ऐसी स्थिति में जब संदेह हो कि मानदंड पूरे हुए हैं या नहीं, तो सेना कैसे कार्य करती है और प्रतिक्रिया देती है। लेकिन हमें रणनीतिक रूप से इसका क्या मतलब है ये नहीं पता, क्योंकि ईरानी या तो मान जाते हैं, जैसा कि आपने स्थिति का वर्णन किया याको, उनके पास लगातार प्रतिक्रिया देने के लिए साधन ही नहीं है, या वो स्थिति को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही असममित रूप से। खाड़ी में जिन तरह के लक्ष्यों को वो धमका रहे हैं और निशाना बना रहे हैं, उनका दायरा बढ़ाकर। लेकिन यही बात हमने उठाई थी। वे निश्चित रूप से खाड़ी को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना सकते हैं। इससे मूल रूप से युद्ध का मोर्चा एक बार फिर खुल जाएगा, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके आर्थिक और सैन्य रणनीतिक लक्ष्य सबसे पहले जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाए जाएंगे। सबसे अधिक संभावना यही है। वे खाड़ी के सहयोगियों को निशाना बना सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बदले के रूप में करने की धमकी दी है। वे बहुत संभव है कि एक बार फिर इजराइल को भी निशाना बना सकते हैं। बताइए, आईडीएफ उस स्थिति के लिए कैसे तैयार है? योजना पहले से ही बनी है। अगर ईरान नाकाबंदी के जवाब में सैन्य कदम उठाता है तो मुझे नहीं लगता इजराइल पहला निशाना होगा, क्योंकि इजराइल ही मध्य पूर्व में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि खाड़ी देश नहीं। तो आप जानते हैं, अगर वे खाड़ी देशों को निशाना बनाते हैं तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक खास दुविधा पैदा होती है। क्या ये पूरी ताकत के साथ फिर से युद्ध में जाने का कारण है या नहीं? अगर वे इजराइल को निशाना बनाते हैं तो कोई दुविधा नहीं है, इजराइल उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो उन्हें इजराइल को निशाना बनाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन खाड़ी देशों को निशाना बनाने से पहले उन्हें इतनी बार सोचने की जरूरत नहीं होगी। बस हमारी बातचीत समाप्त करने के लिए ओवन, इस प्रसारण की शुरुआत में हमारे मुख्य समाचार और इस घटनाक्रम दोनों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका को लेकर आपके विचार। हमें पता है जेडी वेंस पहले दौर में थे, शायद वो दूसरे दौर में ना हो। अमेरिका से निचले स्तर का प्रतिनिधिमंडल आ सकता है। मार्को रूबियो वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच शांति की दिशा में कुछ प्रगति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे बात कीजिए
कि इस समय अमेरिका इस क्षेत्र में क्या भूमिका निभा रहा है। अमेरिका में हलचल शुरू हो गई है। बेनेता जेडी वेंस का असफल वार्ताओं से जुड़ाव अलग है। मार्को रूबियो बातचीत में है, कम से कम उनकी शुरुआत अच्छी रही। ये अमेरिका की बड़ी उपलब्धि है कि वो लेबनान और इजराइल को एक कमरे में ला सकता है और फ्रांस को अलग कर देता है, खासकर जब इजरायली सरकार का समर्थन स्पष्ट है, जैसा कि हमने राजदूत से और पहले माइक के सवाल के जवाब में सुना। लेकिन अब सवाल यह है कि बातचीत यहां से आगे कहां जाएगी। मुझे लगता है कि सकारात्मक माहौल और बयानों को देखते हुए, खासकर इजरायली पक्ष की ओर से, लेकिन लेबनानी पक्ष की ओर से भी, ये दोनों सरकारें इसे सफल बनाने की कोशिश करेंगी। वरिष्ठ संवाददाता ओवन आल्टमैन, सुरक्षा विश्लेषक याकोव लेपेनिन, इन सुरक्षा घटनाओं पर आपके विचार सुनना रोचक रहा। धन्यवाद।